नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर या फिर कॉमन लैंग्वेज में से बीपी भी बोल देते हैं। आज डिटेल में हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या स्टेजेस होती हैं, कौन लोग हैं जिनको ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन होने के। अगर आप घर में अपना बीपी मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगी। इसके अलावा इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, ये भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लड प्रेशर या बीपी क्या होता है। ब्लड प्रेशर मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड आर्टरीज के थ्रू रन कर रहा होता है, तो आर्टरीज पर जो प्रेशर क्रिएट करता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इससे पहले कि मैं हाइपरटेंशन के बारे में बात करूँ, मैं थोड़ा सा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता देती हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है हार्ट, जो ब्लड को पंप करता है और आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो है हमारे सभी ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, सेल्स में पहुँचते हैं और वहाँ से वो वेंस के थ्रू वापस हार्ट में आते हैं। तो ये सिस्टम चलता रहता है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जब आर्टरीज में आता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आर्टरीज पे। तो उस प्रेशर को जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी आपके ब्लड प्रेशर में जो ऊपर वाली रीडिंग आती है, बाद जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है उस टाइम का जो रीडिंग होता है उसको हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? अगर आपका ब्लड प्रेशर लेस देन 120 है तो वो नॉर्मल है ऊपर वाला, और नीचे वाला लेस देन 80 होना चाहिए। अब अगर ये थोड़ा सा बढ़ रहा होता है तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। उसकी भी कई सारी स्टेजेस होती हैं। अगर आपका 120 से लेके 139 है ऊपर वाला और नीचे वाला आपका 80 से लेके 89 तक है तो उसको हम प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोलते हैं। अब अगर यही आपका 140 से लेके 159 हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 90 से लेके 99 हो गया तो उसे हाइपरटेंसिव स्टेज 1 बोलते हैं। अब अगर आपका यही मोर देन 160 हो गया और नीचे वाला मोर देन 100 हो गया तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन स्टेज 2 बोलते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है मोर देन 120 हो रहा है नीचे वाला और ऊपर वाला मोर देन 180 तो इसे हाइपरटेंशन क्राइसिस बोलते हैं। मतलब आपको इमरजेंसी में दिखाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन से लोग हैं जो ज़्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के। हाइपरटेंशन को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी या एसेंशियल, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी या एसेंशियल जो हाइपरटेंशन होता है वो अराउंड 90 to 95% केसेस में देखने को मिलता है, जिसके कॉजेज़ होते हैं। एक तो जेनेटिक हो गया, यानी आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आपको भी हो सकता है, चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है अगर आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, आप बहुत ज़्यादा उसकी वजह से वेट गेन कर ले रहे हैं या आप कोई काम नहीं करते हैं तो आपको आपके जो हार्ट है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को अलग अलग टिश्यू में भेजने के लिए, तो वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है और आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। तीसरा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा साल्ट इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं बहुत ज़्यादा तो वो आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, साथ में आपके अदर ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो वो आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारे लोगों में हाई बीपी की कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जहाँ पे आपको कोई अंडरलाइंग डिजीजेस है जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, तो वो जो है 5 to 10% केसेस में ही होता है। उसमें सबसे पहला आता है कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपको हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको क्रोनिक रीनल कंडीशन है, आपके किडनी की कोई कंडीशन है तो उसकी वजह से भी हो सकता है आपको। इसके अलावा कुछ इंडोक्राइनल कंडीशंस, यानी कि आपको अगर थायराइड वगैरह की दिक्कत है तो उसमें भी आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। या फिर आप कुछ ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि आपने कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ा सकता है। या फिर आप कोई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAIDs ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत से लोगों में प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ होते हैं। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। तो
बीपी को हम साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा आपका बीपी बढ़ा हुआ है, उसके बाद भी आपको कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते, आप जैसे रूटीन चेकअप में गए हैं तब आपको पता चलता है कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसमें बहुत वीक सिम्टम्स होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला ये होता है कि हेडेक होता है, स्पेशली मॉर्निंग में। कुछ लोगों में नोजिया हो सकता है, कुछ लोगों में क्या होता है ब्लर विजन हो जाता है, मे बी उनको स्पेक्स वगैरह लगे हुए हैं उसके बाद भी धुंधलापन रहता है अगर वो कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ देख रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़रूर चेक कराना चाहिए अपना ब्लड प्रेशर। कुछ लोगों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती है, और कुछ लोगों में डिज़निया होता है, यानी सांस फूलने लग जाती है चलने फिरने पे। कुछ लोगों में नोज़ ब्लीड होती है अगर बीपी बढ़ा हुआ है। कुछ लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, मेंटल कन्फ्यूजन आपको रहता है, आपको समझ नहीं आता आपको क्या करना है अगर बहुत ज़्यादा आपका बीपी बढ़ गया है। कुछ लोगों में धड़कन बढ़ जाती है, यानी पैल्पिटेशन हो जाता है। तो ये सारे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिस पर आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप प्रोन है या फिर वैसे भी आपको अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको एक बार अपना बीपी ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। अब अगर आप घर में बीपी चेक करें तो कुछ उसके टिप्स होते हैं जो आपको बता देते हैं। पहली बात, आपको जो आपका बीपी का जो कफ होता है जो आप हाथ में बांधते हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में बांधेगा, और यहाँ पे आपने कुछ पहन के नहीं रखना है, आपको बेयर हैंड पे यहाँ पे मिडिल में बांधना है। उसके बाद मेजर करना है। आपका जो पैर है वो ग्राउंड पे रेस्ट करना चाहिए जिस टाइम आप मेजर कर रहे हैं। साथ में आपने अपने लेग्स को क्रॉस नहीं करके रखना है। आपका ब्लैडर जो है वो एम्प्टी होना चाहिए जिस टाइम आप मेजर कर रहे हैं। साथ में आपको 30 मिनट पहले आपने कुछ भी कोई चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं लिया हो जब भी मेजर करना हो आपको बीपी। इसके अलावा हाई सॉल्ट की कोई डाइट नहीं ली हो 30 मिनट पहले आपने। साथ में एकदम से आप चल के आएँ तो आप मेजर ना करें, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाएं, रेस्ट कर लें, उसके बाद ही आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर करें, तभी आपको एक्यूरेट पता चलेगा। इसके अलावा भी अगर आप घर में भी चेक करते हैं तो कुछ टाइम पे अपनी मशीन ले जाके डॉक्टर के पास ज़रूर एक बार चेक कराएं कि आपकी मशीन सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो पहला होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा होता है मेडिसिन। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आप अपना वज़न 10 kg भी कम करते हो तो आपका नेचुरली 5 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली कम हो जाता है। और इसके अलावा आपको 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक ज़रूर करनी है। अगर हो सके तो पूरा वीक कीजिए, नहीं हो सकता तो कम से कम 5 डेज़ पर वीक ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा कोई भी मेडिटेशन, योगा ट्राई कीजिए जिससे आपका स्ट्रेस कम हो और आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली कम हो जाए। इसके अलावा अगर आप डैश डाइट यानी डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो फिर आपका बीपी बहुत जल्दी नेचुरली ही कम होगा। डैश डाइट जो होती है वो रिच होती है होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसमें सोडियम इंटेक कम होता है और साथ में आपको फैट कम रखना होता है। इसमें आपको होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स एंड नट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। साथ में अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लो फैट टोन मिल्क यूज कीजिए। साथ में आपको अपनी डाइट में गुड फैट रखना है जैसे कि कच्ची घानी का तेल हो गया या फिर कोकोनट ऑयल, ये सब यूज कीजिए, वो भी लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि फ़ैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है। इसके अलावा अपनी डाइट में जो आपका सॉल्ट इंटेक है वो लेस देन 5 ग्राम पर डे ही रखना है। इसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि आप टेबल सॉल्ट या फिर सैलड में जो आप यूज करते हैं या आप सीड्स एंड नट्स में जो सॉल्टेड यूज करते हैं वो मत यूज कीजिए, इसका ध्यान रखिए। साथ में अगर आप नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट है उसकी जगह रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक यूज करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। इसके अलावा आपको अल्कोहल कंजप्शन बिल्कुल कम कर देना है, हो सके तो आप छोड़ दीजिए, नहीं हो सकता है तो आप फिर भी कम कर दीजिए। इसके अलावा स्मोकिंग तो बिल्कुल कोई चांस नहीं, आपको बंद ही करना है, क्योंकि जो इसमें निकोटिन होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। साथ में अगर आप बीपी की कोई दवाएं ले रहे हैं तो उसके इफ़ेक्ट को भी कम करता है और इसके साथ आपकी बीपी की दवाओं की डोज और बढ़ने लग जाती है जो आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसके अलावा मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताती हूँ जिनके बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में।
इसमें सबसे पहली मेडिसिन है रॉल्फिया। जो भी होम्योपैथी को थोड़ा सा भी जानता है उनको पता है कि रॉल्फिया बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन होती है ब्लड प्रेशर के लिए। मोस्टली लोग अगर ब्लड प्रेशर का केस आता है तो इसको यूज करते हैं। इसको मदर टिंचर में यूज करना हो। दूसरी हमारी मेडिसिन है क्रैटिगस। क्रैटिगस को हम एज अ हार्ट टॉनिक यूज करते हैं। हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर हार्ट में आपके थोड़े बहुत ब्लॉकेज वगैरह आ रहे हैं उसको भी ठीक करती है। पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है या धड़कन की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करती है। बहुत ही इफेक्टिव होती है क्रैटिगस मदर टिंचर। तीसरी हमारी मेडिसिन है पैसीफ्लोरा मदर टिंचर। पैसीफ्लोरा अगर आपको नर्वस एक्साइटेबिलिटी है बहुत ज़्यादा और इसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, इसकी वजह से अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। हमारी फोर्थ मेडिसिन है बेलाडोना 30 पोटेंसी में। बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव है। आप अगर आपको थोड़ा बहुत हेडेक रहता हो, थ्रोबिंग सी फील होती हो, मतलब ऐसे धड़कन सी फील होती हो, ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है बेलाडोना। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है ग्लोनॉइन 30 पोटेंसी में। ग्लोनॉइन बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको हेडेक रहता हो, साथ में आपका फेस रेड रहता हो, आप बहुत इरिटेबल रहते हो, आपके पूरे शरीर में आपको पल्सेशन फील होती हो, अगर ये सब कंडीशन रहती है तो ग्लोनॉइन बहुत ही अच्छा काम करती है ब्लड प्रेशर के केसेस में। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। उसके लिए आपको अपने नियर बाई या फिर किसी भी होम्योपैथ से अपना कस्टमाइज ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और आपका अगर आप प्री हाइपरटेंसिव हैं या फिर आपका स्टेज 1 में है तो आप 3 से 6 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। अगर अपना डाइटरी चेंजेस भी रखें, अपना लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई करें और मेडिसिन भी लें तो आपको हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिल सकता है। अब हम जानते हैं अगर आपको बहुत टाइम तक ब्लड प्रेशर बना रहता है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले होता है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको किडनी फेलियर हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, रेटिनोपैथी हो सकती है। इसके अलावा आपको एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें प्लेक्स बन जाता है, ये सब हो सकता है अगर आप इसको टाइमली मैनेज नहीं करते हैं तो। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर और आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच।